हेलो डियर फ्रेंड्स। बेटा हम लोग आज यहाँ डिस्कस करेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो इंजीनियरिंग टेक्निक्स है उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपके एएलपी एग्जाम्स में, राइट ना, या फिर आपके टीओ एग्जाम्स में और प्रिंसिपल ग्रेड्स के एग्जाम्स में जो टेक्निकल ग्रेड से रिलेटेड एग्जाम्स हैं उनमें आते रहते हैं। उनसे रिलेटेड हम टेक्निक्स को एक बार डिस्कस करेंगे जो कि आपका डायमेंशनिंग टेक्निक्स है, राइट ना। चलिएगा स्टार्ट करते हैं इसको। सो हम लोग आगे चलते हैं इसमें। अगर मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर डायमेंशनिंग की बात करूंगा तो सबसे पहली बात आती है कि भाई यहाँ पर जो डायमेंशनिंग है, राइट ना, वो डायमेंशनिंग जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, विड्थ, हाइट, डेप्थ, राइट ना, इन सारी लेंथ्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दी जाती हैं। ठीक है, जैसे आउटलाइंस इसमें हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर जो ड्राइंग्स बनाई थी उनमें जो सबसे बाहरी वाली जो लाइन होती है, राइट ना, वो आपकी आउटलाइन होती है। आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपने लाइन से रिलेटेड मेरा वीडियोस नहीं देखा है तो आप उसे एक बार क्लियर करके देखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये लेक्चर आपको और आसानी से समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो ड्राइंग हमने बनाई है उस ड्राइंग की सबसे बाहर वाली लाइन जो थिक लाइन होती है और कंटिन्यूअस लाइन होती है वो हमारी आउटलाइन होती है, राइट ना। इन आउटलाइंस को अगर हम कहें कि भाई इनकी लेंथ को रिप्रेजेंट करना है तो लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिन लाइंस का यूज़ करते हैं या जिन थिन लाइंस का यूज़ करते हैं उन्हें डायमेंशनिंग लाइन कहते हैं, राइट ना। सो एक बात ध्यान दीजिएगा, डायमेंशनिंग लाइन ऑल जनरली पैरेलल टू द आउटलाइंस दिए जाती है। ठीक है, जनरली आउटलाइन के पैरेलल दी जाती है। और आप एक बात ध्यान दें, इन आउटलाइंस को अगर हमें सर थोड़ा थोड़ा अगर एक्सटेंड कर दें, इनको थोड़ा थोड़ा अगर हम ऐसे एक्सटेंड कर दें तो एक्सटेंड हम थिन लाइन से करते हैं। ध्यान दीजिएगा, थिन कंटिन्यूअस लाइन से करते हैं, कंटिन्यूअस लाइन से करते हैं थिन। ठीक है, और एक्सटेंड करने के बाद जो ये लाइन हमें मिलती है इसे एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं, एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं, राइट ना, एक्सटेंशन लाइन। तो इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि जो एक्सटेंशन लाइन है उसे प्रोजेक्शन लाइन भी कहते हैं, प्रोजेक्शन लाइन भी कहते हैं, राइट ना। सो आउटलाइंस को अगर एक्सटेंड कर दिया जाए थोड़ा सा कॉर्नर्स पे तो हम उन्हें क्या बोलेंगे भाई, एक्सटेंशन लाइन बोलेंगे। ठीक है, तो डायमेंशन लाइन थिन कंटिन्यूअस लाइन होती है। इसके दोनों एंड्स पर जनरली एरो हेड्स बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं? एरो हेड्स बने रहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जनरली एरो हेड्स बने हों और एक्सटेंशन लाइन से जिन लेंथ्स को हम रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन खींचते हैं वही हमारी डायमेंशनिंग लाइन है। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का अगर कोई ये इमेज दे रखी है या ये हमारे पास ड्राइंग है, इस ड्राइंग में अगर सपोज कीजिएगा यहाँ पर हॉल है, ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि सर इस हॉल का मुझे लोकेशन बताना है तो सपोज कीजिएगा कि मैंने ये एक्सटेंशन लाइन खींची और ये इसकी सेंटर लाइन है, तो मैं इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक एक डायमेंशन लाइन ड्रॉ करूँगा। ये डायमेंशन लाइन इस समय इसकी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट्स वाई इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, लोकेशन डायमेंशनिंग, राइट ना। या हम कह सकते हैं कि ये लोकेशन डायमेंशनिंग है एक तरीके से। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि कोई लाइन जो है किसी ऑब्जेक्ट के साइज को रिप्रेजेंट करती है, जैसे आप ये देखें कि यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट का ये साइज है, इस साइज को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट्स वाई हम इसको साइज डायमेंशनिंग लाइन बोल सकते हैं, साइज डायमेंशनिंग लाइन बोल सकते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात का। अगर कोई ड्राइंग हमें दे रखी है, उस ड्राइंग में अगर कोई डायमेंशन लाइन किसी पर्टिकुलर पॉइंट की सर लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाई गई है तो हम बोल सकते हैं कि सर वो लोकेशन डायमेंशनिंग लाइन है। और अगर वो किसी साइज को रिप्रेजेंट कर रही है तो हम बोल सकते हैं ये साइज डायमेंशनिंग लाइन है। पॉइंट क्लियर? तो आप इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि ड्राइंग में जो डायमेंशन लाइन बनाई जाती है वो थिन कंटिन्यूअस लाइन होती है और इसके दोनों एंड्स पर एरो हेड्स बने होते हैं। एक और चीज़, डायमेंशनिंग लाइन को जो आपकी आउटलाइंस होती हैं उनसे जनरली 6 mm या 8 mm की डिस्टेंस पर रखा जाता है, जनरली 6 mm या 8 mm की डिस्टेंस पर रखा जाता है। डायमेंशनल लाइन को हमें अगर देखिएगा, सपोज कीजिएगा मैंने डायमेंशन लाइन को उस जगह पर लगाना चाहिए जहां से हमें वो क्लियर दिखाई दे सके। ठीक है, और एक और बात, डायमेंशन लाइन को हम लोग सर बार बार रिपीट नहीं करते। अगर एक बार जिस साइज की डायमेंशनिंग हमने कर दी तो उसकी अगेन हमें डायमेंशनिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो डायमेंशनिंग लाइन को एक तो अप्रोप्रिएट
प्लेस पर लगाना चाहिए, दूसरा हो सके तो ज़्यादातर बाहर लगाना चाहिए, ऑब्जेक्ट के बाहर डायमेंशनिंग लाइन को लगाना चाहिए, एक्सटेंशन लाइन से ही रिप्रेजेंट करना चाहिए, एक्सटेंशन लाइंस को बाउंड्री लाइन के रूप में से हम लोग यूज़ करेंगे। और एक खास बात याद होनी चाहिए आपको कि जो एरो हेड्स हैं वो एरो हेड्स आपकी एक्सटेंशन लाइंस को सर क्रॉस नहीं करना चाहिए, राइट ना। एरो हेड्स जो हैं डायमेंशनिंग लाइन एक्सटेंशन लाइन के क्लोज हों लेकिन इसको क्रॉस करके ना जाएं। अच्छा, एक और आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि डायमेंशन लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। जहां पर डायमेंशनिंग लाइन एक दूसरे को कट कर रही होगी उस केस में वो डायमेंशनिंग कैसी हो जाएगी, इनकरेक्ट डायमेंशनिंग हो जाएगी। पॉइंट क्लियर। अच्छा, डायमेंशन लाइन को हमें जनरली कोशिश करना चाहिए कि इसे लेफ्ट हैंड साइड या बॉटम पर ही देने की कोशिश करें, ठीक है। डायमेंशनल लाइन को जहां तक संभव हो लेफ्ट हैंड साइड या बॉटम साइड में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा ना हो तो हम इधर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट हैंड साइड में भी। और डायमेंशन लाइन हमें अंदर रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए जहां तक संभव है। अगर बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं हो रहा है कि नहीं सर ये डायमेंशन लाइन हमें अंदर ही देना पड़ेगा, तभी हम डायमेंशन लाइन को अंदर बनाएंगे। पॉइंट क्लियर, ठीक है। एक और चीज आप ध्यान दीजिएगा, जिस टाइप से भी क्वेश्चन आपको आ जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, ओके। सो अगर मैं ये कहूं ये इस टाइप से यहां पर ये ऑब्जेक्ट की हैचिंग लाइंस हैं, राइट ना, जो कटिंग लाइंस होती हैं, राइट ना, जो हैचिंग लाइंस हैं। हैचिंग लाइंस के अलावा जब हम इसको बना रहे थे तो बनाते समय हमने एक रफ लाइन ड्रॉ की थी ऐसे। ये जो रफ लाइन है ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लाइन का काम कर रही है, कंस्ट्रक्शन लाइन, राइट ना। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जिस लाइन देखिएगा ये आउटर लाइन है, कंटिन्यूअस थिक लाइन है, लेकिन यहाँ पे एक बीच में पतली सी लाइन बन जाती है जिसे हम कंस्ट्रक्शन लाइन कहते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन के काम आई थी, राइट ना, या प्रोजेक्शन लाइन हम इसको कह सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि सर यहाँ पर ये जो हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल का अगर हमें डाया रिप्रेजेंट करना है तो हम जिस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसे हम लीडर लाइन या पॉइंटर लाइन कहते हैं। लीडर लाइन जनरली सर 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 60 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए। जो लीडर लाइन है उसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में होना चाहिए, और जनरल केसेस में हम इसको 45 डिग्री पर लीडर लाइन को ड्रॉ करते हैं। ध्यान रखेंगे, लीडर लाइन जनरली 30 से 60 डिग्री के बीच में बनाई जाती है और कोशिश की जाती है कि हम 45 डिग्री पर बनाएं। लीडर लाइन का जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पर हम सर डाया ऑफ सर्कल या रेडियस ऑफ सर्कल जो भी हमें दिया हुआ है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी दिया है, जैसे ये हॉल है और इस हॉल का डाया हमें पता है, तो हमने डाया को यहाँ पे बता दिया। अच्छा, जनरली डाया को डी से या ड्राइंग के अंदर हम फाई से डिनोट करते हैं, डायमीटर को डी से या फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो भाई अगर ये सर्कल है तो हो सकता है कि सर इसमें डेप्थ भी साथ में हो, तो इस डेप्थ को भी रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे 20 mm डीप, राइट ना। तो जो पॉइंटर लाइन होती है, लीडर लाइन होती है, जनरली 45 डिग्री पर बनाई जाती है। 30 डिग्री से नीचे हम डायमेंशन पॉइंटर लाइन या लीडर लाइन को नहीं बनाते, ठीक है। और अगर ऐसा है कि यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट होता है लीडर लाइन का, उस पर हम लोग सर वहाँ पर एंगल को या हम कह सकते हैं कि सर डीपनेस ऑफ हॉल, या फिर हम कह सकते हैं कि सर सर्कल का डाया को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, चलिएगा। अब इससे रिलेटेड और भी पॉइंट्स ये हों कि डायमेंशन लाइन को कभी भी हमें सर आउटर लाइन से नहीं देना चाहिए। जैसे सपोज कीजिएगा यही ऑब्जेक्ट ऐसा होता, ठीक है, और हमने यहाँ पे एक एक्सटेंशन लाइन इस तरीके से बना ली, ठीक है, एक्सटेंशन लाइन। अब हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये इनकरेक्ट डायमेंशनिंग हो जाएगी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट लाइन से हमें कभी भी डायमेंशन लाइन को रिप्रेजेंट या नहीं करते, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है, चलेगा। सो कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, साथ साथ में देखेंगे। अगर मेरे पास ये एक दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे बहुत सारी लाइंस हैं। जैसे ऑब्जेक्ट की जो बाहरी लाइंस होती है उसको हम ऑब्जेक्ट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट लाइन, ठीक है, ओके। अगर हम यहाँ पे कहें कि ये जो इंक्लाइन लाइन है वो हमारी लीडर लाइन है, कौन सी लाइन है? लीडर लाइन है, ठीक है। इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे।
ये हमारी लीडर लाइन है और लीडर लाइन पर सर डायमीटर को या डीपनेस या उससे रिलेटेड और भी कोई चीज़ दे रखी होंगी उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगर हम कहें कि ये लाइंस जो हैं, ये लाइन है आपकी सेक्शन लाइंस, और सेक्शन लाइन के बारे में मैंने बताया था कि सेक्शन लाइन को 45 डिग्री पर ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, जनरली कितने पर ड्रॉ किया जाता है? 45 डिग्री पर ड्रॉ किया जाता है। ये थिन कंटिन्यूअस लाइन होती है, थिक नहीं होती। ठीक है, सेंटर लाइन को डैश डॉट डैश की फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, राइट ना, लेकिन इसमें एक बड़ा डैश होता है, फिर डॉट होता है, फिर डैश होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो सेंटर लाइन, ठीक है, सेंटर लाइन के अलावा कटिंग प्लेन लाइंस होती है जो एंड्स पर थिक हो, एंड पर थिक होती है और डैश डॉट डैश की फॉर्म में चलती है, वो हमारी कटिंग प्लेन लाइन होती है। ठीक है, हिडन लाइन डैश डैश की फॉर्म में चलती है। ठीक है, स्मॉल डैश होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आउटलाइंस हमने बता ही दिया। डायमेंशन लाइन जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं वो डायमेंशन लाइन होती है। ये जनरली पैरेलल होती है आउटलाइंस के, और एक्सटेंशन लाइन के थ्रू इसको बाउंडेड किया जाता है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि डायमेंशनिंग के सर दो टाइप्स होते हैं, राइट ना, या सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग की अगर बात की जाए तो जनरली हम लोग दो टाइप की डायमेंशनिंग का यूज़ करते हैं। एक होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर, एक होता है एलिगेंट सिस्टम, और दूसरा होता है आपका यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। ठीक है, इन दोनों को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। कभी ये डायग्राम दे के बता देता है, पूछ लेता है आपसे, या कभी ये वैल्यू देकर या कुछ भी एक वे से रिप्रेजेंट करके इसको पूछ सकता है। तो ध्यान रखेंगे, एलिगेंट सिस्टम को हम बात करेंगे। एलिगेंट सिस्टम में जनरली डायमेंशनिंग लाइन में जो डायमेंशन होती है उसके ऊपर ही इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। और एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जो हम डायमेंशन लाइन बना रहे हैं, जैसे सपोज कीजिएगा इस डायमेंशन लाइन की लेंथ 50 है, तो इसकी 50 को हमने इसके ऊपर और बीच में रिप्रेजेंट कर दिया है। अगर हम कहें कि ये लाइन इस तरीके से परपेंडिकुलर है तो इस केस में भी हम इस लाइन पर ही 50 को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा सिस्टम जिसकी डायमेंशनिंग को हम सर बॉटम और राइट हैंड साइड से पढ़ सकते हैं, राइट ना, बॉटम और राइट हैंड साइड से पढ़ सकते हैं, और जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है डायमेंशनिंग लाइन के पैरेलल दी जाती है, डायमेंशनिंग लाइन के ऊपर दी जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एलिगेंट सिस्टम बोलते हैं। अब बात करते हैं यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। नाम से ही क्लियर है, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम मतलब जैसे एक दिशा से देखा जा सके। तो हम कहेंगे कि अगर हम इसे बॉटम से पढ़ सकें, किसी भी सिस्टम की डायमेंशनिंग को अगर हम बॉटम से पढ़ सकें तो वो क्या होगा? हमारा यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। तो देखिएगा, हम एक ही डायरेक्शन से देखिएगा 40 को पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, ये 15 और ये 30 डिग्री को 30 mm जो है इसको हम पढ़ पा रहे हैं लेंथ को, तो हम ये सामने से इस लेंथ को पढ़ पा रहे हैं, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं यूनिडायरेक्शनल। अगर हम कहें कि सर इसको पढ़ने के लिए, जैसे ये 50 लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान दें, अब इस 50 जो है इस टाइप से लिखा है, अगर आपको नहीं दिख रहा है 50 इस टाइप से लिखा हुआ है, तो हम 50 को ऐसे नहीं पढ़ेंगे। 50 को पढ़ने के लिए हमें इस तरीके से जाना पड़ेगा, राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, तो जब राइट हैंड साइड से हम इसे पढ़ेंगे तो उस केस में ही हम इसे क्या बोलेंगे सर? एलिगेंट सिस्टम। और ये कौन सा सिस्टम है? हमारा यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, जनरली जो लार्ज सीट होती हैं, ठीक है, लार्ज साइज की ड्राइंग होती हैं, उनमें इस सिस्टम को यूज़ किया जाता है। ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंस है, इसीलिए हम लोग इसी सिस्टम का यूज़ करते हैं। इसमें डायमेंशन न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो डायमेंशनिंग लाइन को कट करके लिखा जाता है इसमें। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आप ध्यान दें कि मुझसे पूछा गया है कि सर इसमें लोकेशन डायमेंशनिंग और साइज डायमेंशनिंग को बताइएगा। तो लोकेशन डायमेंशनिंग एंड साइज डायमेंशनिंग देखना है। यहाँ पे क्या देखना है? लोकेशन डायमेंशनिंग एंड साइज डायमेंशनिंग। लोकेशन एंड साइज डायमेंशनिंग, इन दोनों को हमें यहाँ पे चेक करना है कि भाई यहाँ पे लोकेशन और डायमेंशनिंग और साइज डायमेंशनिंग कौन कौन सा है। तो आप इस बात को ध्यान दें कि यहाँ पर मुझे पूछा गया है लोकेशन डायमेंशनिंग और साइज डायमेंशनिंग के बारे में। ठीक है, देखिएगा, आप ध्यान दें, तो मैं यहाँ कहूँगा कि सर ये यहाँ से यहाँ तक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइज को। या फिर हम ये कह सकते हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइज को, राइट ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये साइज डायमेंशनिंग हो गए। ठीक है, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर देखिएगा ये हॉल है, और इस हॉल का बॉटम से सर कितनी डिस्टेंस पर है, इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है,
राइट ना। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर सर एरो हेड इस टाइप से दे रखे हैं मुझे, एरो हेड इस टाइप से दे हुए हैं अपोजिट डायरेक्शन में, राइट ना। तो इस बात को ध्यान दीजिए, जब लेंथ हमारे पास बहुत ज़्यादा कम हो, राइट ना, तो उस केसेस में हम कोशिश करते हैं कि सर एरो को अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाए, और जब लेंथ हमारे पास प्रॉपर हो तो हम क्या करेंगे सर, इस टाइप से डायमेंशनिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिएगा ए यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, लोकेशन को। सी भी यहाँ पे लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम यहाँ कह सकते हैं ए एंड सी जो है क्या है हमारे पास सर, लोकेशन डायमेंशनिंग है। कौन सी डायमेंशनिंग है, लोकेशन डायमेंशनिंग है। और यहाँ पर डी कैसी डायमेंशनिंग है सर, साइज डायमेंशनिंग है, ठीक है। तो डी यहाँ पर साइज डायमेंशनिंग है, डी यहाँ पर साइज डायमेंशनिंग है, और ए एंड सी यहाँ पर लोकेशन डायमेंशन है, राइट ना, ठीक है। अब अगर हम कहें इस वाले क्वेश्चन में कि सर डायमेंशनिंग विच वन इज नॉट करेक्ट डायमेंशनिंग, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सर देखिएगा ये करेक्ट डायमेंशनिंग है, एक्सटेंशन लाइन से दिया हुआ है, साइज को बता रहा है, साइज डायमेंशनिंग है, राइट ना, ये भी सही है। और यहाँ पर भी देखिएगा एक्सटेंशन लाइन बनाकर हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन इस वाले को देखो जरा ध्यान से, इस वाले को आप ध्यान से देखेंगे तो ये आउटलाइन से इसको दिया हुआ है, आउटलाइन से कभी भी डायमेंशनिंग को रिप्रेजेंट नहीं करते, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज कीजिएगा एक हॉल होता, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से मुझे डायमेंशनिंग दे रखी होती पहले से ऑलरेडी, राइट, और यहाँ पर एक लीडर लाइन बनी होती इस टाइप से, ठीक। तो इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो ये डायमेंशनिंग है, ये लाइन जो है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, दैट्स वाई ये डायमेंशनिंग सही नहीं है हमारी, राइट ना। इस डायमेंशनिंग को हम सही नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये डायमेंशन लाइन जो है, राइट ना, इसकी जो डायमेंशन लाइन है लीडर लाइन को कट कर रही है, ये वाली डायमेंशन लाइन लीडर लाइन को कट कर रही है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये डायमेंशनिंग सही नहीं है, इनकरेक्ट है, ठीक है। इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ पे बात आएगी कि सर मेरे पास अगर कोई डायमेंशनिंग जो है, डायमेंशनिंग के टाइप्स के बारे में पूछ लिया जाए कि किस टाइप की डायमेंशनिंग हो सकती है, तो वो सिस्टम्स थे। अब टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग, राइट ना। टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग की अगर बात की जाए तो टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग में पहला टाइप का जो डायमेंशनिंग आपकी आ जाती है वो आ जाती है सर चेन सिस्टम डायमेंशनिंग। चेन सिस्टम डायमेंशनिंग मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सर एक मेरे पास एक ऑब्जेक्ट दे रखा हुआ है, या हम कहें कि सर ये ऑब्जेक्ट जो है इस टाइप का बना हुआ है, ठीक है। अब मैंने कहा था कि भाई डायमेंशनिंग को कोशिश करो कि बॉटम साइड में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाए। तो देखिएगा अगर मैं आपसे कहूं कि सर ये यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशनिंग हमने दे दी, फिर यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशनिंग हमने दे दी, फिर यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशनिंग हमने दे दी, तो डायमेंशनिंग को जब एक के बाद एक रिप्रेजेंट किया जाए, जैसे सपोज कीजिएगा सर ये 30, ये 20, ये 20, इस टाइप से हमने डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर दिया, तो हम देखेंगे कि सर ये चेन की कड़ियों की तरह बनाया गया है, दैट्स बाय इस डायमेंशन को हम क्या बोलेंगे सर, चेन डायमेंशनिंग। क्या बोलेंगे, चेन डायमेंशनिंग, ठीक है। इस टाइप की अगर डायमेंशनिंग आपको दिखे तो आप क्या बोलेंगे इसे, चेन डायमेंशनिंग, राइट। तो दूसरे टाइप की जो डायमेंशनिंग है वो पैरेलल डायमेंशनिंग है, डायमेंशनिंग, राइट ना। पैरेलल डायमेंशनिंग को अगर हम आपसे कहें कि भाई इसी टाइप का एक डायग्राम ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर लिए, एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर लिया, तो याद रखिएगा सबसे पहले यहाँ पर हमने एक डायमेंशन बनाया, फिर दूसरा डायमेंशन हम यहाँ पे बना देंगे, फिर तीसरा डायमेंशन हमने बना दिया। तो ध्यान दीजिएगा ये डायमेंशन लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, डायमेंशनिंग के जनरल रूल में क्वेश्चन आता है कि डायमेंशन को हमेशा जो छोटी वाली डायमेंशन है उसे पहले रिप्रेजेंट करना चाहिए, बड़ी डायमेंशन को उसके बाद रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो ध्यान दें ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला जो टाइप है डायमेंशनिंग का वो कौन सा है, पैरेलल डायमेंशनिंग है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम आगे चलें तो सर हमारे पास थर्ड टाइप का टाइप्स आ जाता है प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग क्या होगा भाई,
प्रोग्रेसिव मीन्स होता है कि सर देखिएगा प्रोग्रेस का, जैसे हम 1 2 3 4 बात करते हैं तो ये प्रोग्रेसिव चेन है एक तरीके से। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब किसी डायमेंशनिंग को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए कि वो नंबर सिस्टम को फॉलो करे या एक कंटिन्यूअस इंटरवल को फॉलो करे, तो हम उसे प्रोग्रेसिव कह सकते हैं। जैसे सपोज कीजिएगा इसका डायमेंशनिंग भाई ये क्या है, इसका सेंटर लाइन हम बना दिए, सेंटर लाइन बना दिए। तो अब देखिएगा अगर हम यहाँ पे कहें कि सर ये 10 mm की डिस्टेंस पर है, ठीक है, तो दूसरा वाला सर 20 की पर है, तीसरा वाला सर 30 पर है, चौथा वाला सर 40 mm पर है। तो भाई हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना जीरो से, तो ये एक प्रोग्रेसिव फॉर्म में चल रहा है। दैट्स वाई हम इस डायमेंशन को क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग बोलेंगे। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। इस टाइप से अगर कहीं रिप्रेजेंटेशन हो तो हम उसे बोलेंगे प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट अगर हम कहें कि सर फोर्थ टाइप की जो डायमेंशनिंग हमारे पास आ जाती है, फोर्थ टाइप की, वो कंबाइंड डायमेंशनिंग आ जाती है। कंबाइंड डायमेंशनिंग, अगर कंबाइंड डायमेंशनिंग की बात की जाए तो देखिएगा कंबाइंड डायमेंशनिंग के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये है मेरे पास, अब हमने यहाँ पर एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब देखिएगा अगर मैंने क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशनिंग को और यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशनिंग को चेन फॉर्म में ड्रॉ कर दिया, ठीक है। बाकी का हमने यहाँ पर जो ये वाली लाइन है इसको हमने इन दोनों के पैरेलल ड्रॉ कर दिया। तो देखिएगा ये आपस में कैसी हो गई, चेन डायमेंशनिंग, और ये आपस में कैसी हो गई, पैरेलल डायमेंशनिंग। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कंबाइंड डायमेंशनिंग। पॉइंट क्लियर, चलेगा। अब अगर हम कहें कि सर बहुत टाइप के रिप्रेजेंटेशंस हमारे पास होते हैं डायमेंशनिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, कीवी को रिप्रेजेंट करने के लिए, या टेपर को रिप्रेजेंट करने के लिए, या होल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो कौन से टाइप्स हैं उनके बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चलेगा, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो डायमेंशनिंग हमारी है, देखिएगा ध्यान दें यहाँ पे, अगर हम डायमेंशनिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि सर यहाँ पर जो मुझे एक ग्राफ दिया हुआ है, राइट ना, एक डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है। इस डायमेंशन को अगर हम देखें, चलेगा, तो ध्यान दें यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे कि सर ये हमारे पास एक ड्राइंग दी हुई है, इस ड्राइंग में बहुत सारी लाइंस को ड्रॉ किया हुआ है। तो ध्यान दें अगर हम डायमेंशन लाइन की बात करते हैं तो डायमेंशन लाइन ये है हमारे पास, ठीक है। अगर ये डायमेंशन लाइन है सो डायमेंशन लाइन के दोनों एंड्स पर एरो हेड्स होते हैं, ठीक है। और एरो हेड्स में जनरली आपको क्वेश्चन आएगा कि एरो हेड्स की जो विड्थ और लेंथ है उनमें रेशियो क्या है। तो जनरली एरो हेड की विड्थ में, जैसे विड्थ को मैंने 3x मान लिया और लेंथ को 3x मान लिया और विड्थ को मैंने x मान लिया, तो इस टाइप से इसमें रेशियो दिया हुआ था है। ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर हम इस ड्राइंग को एक बार ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे हमारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। ध्यान दें, अगर डायमेंशन लाइन की बात करेंगे तो डायमेंशन लाइन ये है हमारे पास। अगर डायमेंशन लाइन ये है तो डायमेंशन लाइन में एक चीज़ आप बिल्कुल क्लियर तरीके से ध्यान रखिएगा, डायमेंशन लाइन में एंड्स पर हमेशा क्या होंगे सर, एरो हेड्स बने होंगे। और एरो हेड्स के बारे में आपको याद रखना है कि एरो हेड्स की जो लेंथ है वो 3 टाइम्स होती है और विड्थ जो होती है वो जनरली सर 1 टाइम होती है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एरो हेड के लिए क्वेश्चन आता है, एरो हेड के लिए लेंथ और विड्थ का रेशियो का क्वेश्चन आता है, तो भाई लेंथ कितना 3x और विड्थ कितना x। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि सर एरो हेड्स का जो लेंथ और विड्थ में जो रेशियो आता है वो कितना आता है, 3:1 आता है, ठीक है। अब अगर हम कहें कि सर जो एक्सटेंशन लाइन है तो आउटर लाइन को एक्सटेंड करने पर जो लाइन बनेगी उसे एक्सटेंशन लाइन कहेंगे, और इस एक्सटेंशन लाइन को प्रोजेक्शन लाइन भी कहा जाता है, राइट ना। एक्सटेंशन लाइन को प्रोजेक्शन लाइन भी
कहा जाता है। इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। अब एक और बात ध्यान दें, जो हमारी छोटी वाली डायमेंशनिंग होती है उसे पहले रिप्रेजेंट किया जाता है, बड़ी वाली डायमेंशनिंग को बाद में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, लीडर लाइन जो होती है, जनरली लीडर लाइन को हम लोग 45 डिग्री या सर 30 डिग्री या 60 डिग्री पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 30 डिग्री से नीचे अगर कोई लीडर लाइन बनी हो तो वो इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है लीडर लाइन का। ठीक है, लीडर लाइन को पॉइंटर लाइन भी कहते हैं, लीडर लाइन को पॉइंटर लाइन भी कहते हैं। लीडर लाइन की जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उस पर डायमेंशनल वैल्यूज को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि अगर ये हॉल है तो इस हॉल में सर डीपनेस भी होगी, राइट ना, हो सकता है सीबीआर या सीएस के बने हो, काउंटर संख्या काउंटर बोर वाली कंडीशन हो, राइट ना, डेप्थ भी हो, तो उसको भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी किसी ड्राइंग में किसी कर्व को रिप्रेजेंट करेंगे तो उस कर्व को उसकी रेडियस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। और ध्यान दें, हमेशा हम कोशिश करेंगे कि जिस तरफ कर्व बना हुआ है और जो उसका सेंटर है उस सेंटर से इस आर को रिप्रेजेंट किया जाए। तो आर कितना है, 30 है यहाँ पर। ठीक है, इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। जो डायमेंशन लाइन सर लोकेशन को रिप्रेजेंट करती है उसे लोकेशन डायमेंशनिंग कहते हैं। ठीक है, चलेगा, आगे चलते हैं। इसमें अगर मैं यहीं पे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, क्या डायमेंशनिंग को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ये हमारे पास एक टेपर ऑब्जेक्ट है, राइट ना, इसका ये टेपर दिया हुआ है मुझे, और मुझे इस जगह पर इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो इस जगह पर अगर लेंथ को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, दो पैरेलल एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर, और एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरो हेड्स लगाकर इस डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये कौन सा सिस्टम है डायमेंशनिंग का, तो हम बोल सकते हैं ये एलिगेंट सिस्टम है। ठीक है, अगर यहाँ पर इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ किया जाता, ध्यान दें, अगर ये इस तरीके से लिखा होता तो हम बोलते सर ये यूनिडायरेक्शनल सिस्टम है। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम जनरली सुटेबल फॉर लार्ज ड्राइंग। ठीक, चलेगा। यहां पे बात करते हैं एरो हेड्स के लिए। एरो हेड्स को आप क्लियर कर लीजिएगा। एरो हेड्स जनरली 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, देखिएगा, ओपन एरो हेड, राइट सर, क्लोज 30 डिग्री पर होता है, ओपन एरो हेड 90 डिग्री पर होता है। इस बात को आप ध्यान रखें, नोट कर लें अच्छे से, ओपन एरो हेड 90 डिग्री पर इसके फ्लिप होते हैं, और क्लोज में 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री से बिलो हम नहीं जाते एरो हेड्स में, राइट ना। क्लोज ब्लैंक एरो हेड, इसमें सर ये पूरा का पूरा क्लोज होता है। ठीक है, और ब्लैंक है, खाली है, फिल्ड के लिए हम इसको फिल्ड कर देते हैं। जनरली इसकी लेंथ 3 होती है और विड्थ 1 होती है, इसीलिए इसमें रेशियो हमेशा 3/1 का आता है। रेशियो कितना आता है, 3/1 का आता है, लेंथ टू विड्थ। और ऑब्लिक एरोहेड इस टाइप से दे दिया जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये भी एक ड्राइंग हमें दी हुई है। इस ड्राइंग में आप अगर ध्यान दें ध्यान से, तो यहाँ पर करेक्ट और इनकरेक्ट को देखना है। दोनों एक ही जैसी ड्राइंग है, दोनों में करेक्ट और इनकरेक्ट को अपन ध्यान से ध्यान देंगे। देखें, सबसे पहली बात तो ये होती है कि सर हमने जो नेसेसरी ड्राइंग होती हैं या जिनकी हमें नेसेसरी डायमेंशन लाइन है उनको हम यहाँ पर क्लियरली रिप्रेजेंट कर दें, और ओनली 1 टाइम रिप्रेजेंट करें, और सही व्यू से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, सो देखिएगा, हमने यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंशन लाइन बनाई इसकी, और इसको 60 mm इसके साइज को रिप्रेजेंट कर दिया, और इसकी सर सेंटर लाइन से इसकी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर दिया, इधर भी इसकी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये भी लोकेशन डायमेंशनिंग, ये भी लोकेशन डायमेंशनिंग, ये भी साइज डायमेंशनिंग। ठीक है, एरो हेड भाई, ये लीडर लाइन दिखेगा, लीडर लाइन हम ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लीडर लाइन ऐसे बनाते इस टाइप से, तो इस केस में ये 2 डायमेंशनिंग एक दूसरे को कट करती, इसीलिए हमारे लिए ये डायमेंशनिंग कैसी हो जाती, गलत हो जाती। इसीलिए हमने इसको जो आपका लीडर लाइन है उसको कैसे ड्रॉ किया है सर, नीचे की साइड में ड्रॉ किया है। ठीक है, अच्छा, एक और बात सर, ये इसका साइज बता दिया और ये इसका साइज हो गया। अब देखिएगा, इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन बनाते तो यहाँ पे कट करता है, इसीलिए ये गलत हो जाता। दैट्स वाई हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अंदर की साइड में ही डायमेंशनिंग किए हैं। ठीक है, चलेगा, ये इसके साइज को बता रहा है 15 mm है। अब यहाँ ध्यान दें, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो देखिएगा, ये 40 mm साइज रिप्रेजेंट किया, ठीक है, ये 30 mm साइज रिप्रेजेंट किया, ठीक है, परफेक्ट है, ये लोकेशन बता दिया, परफेक्ट है। लेकिन क्या इसकी लोकेशन यहाँ से भी तो रिप्रेजेंट करनी थी, हमें नहीं बताया है ना।
ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी सर, ये इनकरेक्ट हो गया, थोड़ा सा डायमेंशनिंग नहीं है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात, क्या इस हॉल की साइज़ के बारे में हमें बताया? नहीं बताया। तो इस हॉल के साइज़ के बताने के लिए हमें क्या देना था? यहाँ पे एक लीडर लाइन देनी थी, जो कि नहीं दी हुई है, ठीक है। दूसरी बात, ये भी तो है यहाँ पे, ये भी तो एसेंशियल पार्ट है, तो इसका और इसका हम अगर लेंथ बताएंगे तो देखिएगा, अगर इसका ये 10 mm और इसका ये 20 mm जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, तो ये वाली लेंथ हमें ऑलरेडी पता चल जाएगी। कैसे? जब भाई ये 30 और ऊपर 60 है, तो बचा हुआ पार्ट कितना हो गया? 30। तो इसको रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ रिप्रेजेंट नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इनको रिप्रेजेंट करना जरूरी था, ठीक है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और एक और चीज ध्यान दीजिएगा, अगर ये फ्रंट व्यू है तो इन चीजों को हम फ्रंट में ही रिप्रेजेंट करते हैं। टॉप व्यू में हम यहाँ पर देखिएगा, टॉप व्यू में यहाँ हिडन लाइन है, ठीक है, तो हिडन लाइन से हम जनरली क्या करते हैं? डायमेंशनिंग को नहीं करते, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें हिडन लाइन से डायमेंशनिंग को कर रखा है, ठीक है। हिडन लाइन से जनरली डायमेंशनिंग को नहीं किया जाना चाहिए, डायमेंशनिंग को उसी व्यू में करना चाहिए जहां पर उसकी एप्रोप्रिएट सर जानकारी मिल सके, ठीक है। ओके, अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी करेक्ट एंड इनकरेक्ट को देखेंगे ध्यान से, तो देखिएगा, अगर आप ध्यान दें तो पहला ही आपको ये जो डायमेंशन लाइन है, ये वाली जो लीडर लाइन है, ओके, ये लीडर लाइन यहाँ पर है, ठीक है। तो ये लीडर लाइन एक्सटेंशन लाइन को कट कर रही है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने क्या बोला था कि डायमेंशन लाइन को कट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, लीडर लाइन जो है एक्सटेंशन लाइन को नहीं, यहाँ पे डायमेंशन लाइन को कट कर रही है, तो ये गलत हो गया। और दूसरा, यहाँ पर ये जो डायमेंशन लाइन है वो किससे दे रखी है? यहाँ पे सर ऑब्जेक्ट लाइन से दे रखी है, आउटर लाइन से दे रखी है, दैट्स वाई ये फिर से गलत हो गया, ठीक है। एक और बात, यहाँ पर देखिएगा, इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये एक्सटेंशन लाइन बनाई है, सही है, ये भी सही है, लोकेशन डायमेंशनिंग है, ये पूरा आपका साइज डायमेंशनिंग बता रखा है, यहाँ पर ये डायमेंशनिंग को रिप्रेजेंट कर रखा है। एक और चीज़ आप ध्यान दें, तो यहाँ पे दो डायमेंशन को एक साथ दे रखा है, देखिए ये वाला एरो हेड और ये वाला एरो हेड इसके लिए भी वर्क कर रहा है, और ये दोनों एरो हेड इसके लिए वर्क कर रहे हैं, सही है डायमेंशनिंग। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे केवल और केवल इसको रिप्रेजेंट कर रखा है, जबकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, जो कि सही नहीं है। इस बात को आप ध्यान देंगे, ठीक है, चलेगा, पॉइंट क्लियर है, ठीक। जब कभी भी ऐसा कुछ आ जाए कि भाई डायमेंशनिंग को हम पूरी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं या पूरी लेंथ को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग की ड्राइंग, सिविल इंजीनियरिंग में आपने देखा होगा बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर कि जब हम ब्रिजेस की ड्राइंग बनाते हैं तो उस केसेस में क्या होता है कि सर ब्रिजेस का सभी पार्ट एक जैसा होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं पार्ट्स की ड्राइंग बना दी जाए जो इक्वल है, राइट ना, और जो एसेंशियल है, बाकी का अगर उसी जैसा है, सिमिलर है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लॉन्ग ब्रेक लाइन देकर इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर ये 200 mm है, तो 200 mm है, तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्री एंड लाइन से, या फिर हम इस पर क्या कर सकते हैं सर, शॉर्ट ब्रेक लाइन देकर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम ये कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक 400 है, मतलब एंड टू एंड 400 है, बीच का हमने दिखाया नहीं है, एक ही जैसा है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, जैसे ये 40 mm है, और सर हम ये कहेंगे कि इन सभी के बीच में जो गैप है वो कितना है सर, तो देखिएगा ये 50 50 50 एंड 50, राइट, 50 50 का अगर गैप है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सर 5 × 50, ठीक है, डायरेक्टली इसको 250 हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसा कुछ हो जाए कि सर हमें यहाँ पे दिखाने के लिए स्पेस नहीं है, ठीक है, और हमने देखा कि एक से दो हॉल के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है सर, 90 mm, राइट ना। अब हम चाह रहे हैं कि सर ये जो गैप है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहाँ पर ये कितनी है, 15 है, 15 है, और अगर ये 15 है तो भाई 15 है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, 15 × 90 लिख दिया या 350 लिख दिया, और ये बहुत ज़्यादा बड़े थे इसीलिए हमने इसको क्या लगा दिया, इसमें शॉर्ट ब्रेक लाइन लगा दिया। तो हम इसको इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान रखें इस बात को, कि इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो ये लाइंस हैं, राइट ना, बहुत बड़ी लाइन है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, इसको शॉर्ट में लिख दिया, या शॉर्ट ब्रेक लाइन या सर फ्री एंड लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब एंगुलर डायमेंशनिंग अगर हमें करनी है, भाई एंगुलर डायमेंशनिंग में देखिएगा ये कितने हैं सर, 1 2 3 4 5 6 हॉल हैं, तो इनके बीच का स्पेस कितना होगा सर, 5 होगा। बात समझ में आ रही है। अब ये एंगल में है, और इन एक हॉल के बीच में जो एंगल है वो 7 डिग्री का है,
तो बताइएगा, अगर 6 होल हैं और इनके बीच में कितने हैं, 7 मतलब 5 स्पेस हैं, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 35, राइट ना। तो 35 डिग्री को ये रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 35 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमने इस एंगल को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, 5 इंटू 7 डिग्री से। ठीक है, आप इस चीज़ को भी विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि अगर हम किसी डायमेंशन लाइन को उसके टर्मिनेशन पॉइंट तक नहीं बना सकते, ठीक है, हमें पता है कि टर्मिनेशन पॉइंट बहुत आगे है, राइट, लेंथ बहुत आगे है, तो हम क्या करेंगे, हम जैसे स्टार्टिंग तो हमें पता है कि भाई एरो हेड, स्टार्टिंग का एरो हेड हमने बना दिया और ये लास्ट वाला एरो हेड है। अब हम जानते हैं इसका टर्मिनेशन पॉइंट हमें नहीं पता, तो जब टर्मिनेशन पॉइंट नहीं पता या टर्मिनेशन पॉइंट तक नहीं बनाते तो डबल एरो हेड बना देते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा हो, डबल एरो हेड किसको रिप्रेजेंट करता है, सर टर्मिनेशन पॉइंट तक हमने डायमेंशनिंग को नहीं किया है, लेकिन टर्मिनेशन पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है वो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये किसके लिए सर, टर्मिनेशन पॉइंट, जब हम टर्मिनेशन पॉइंट तक ड्राइंग को ड्रॉ नहीं करते, ठीक है, तो कांट ड्रॉ टिल टर्मिनेशन पॉइंट, जब हम टर्मिनेशन पॉइंट तक किसी लाइन को ड्रॉ नहीं करते तो उस केस में उस एंड की तरफ डबल एरो हेड बना देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इस बात को, जब हम टर्मिनेशन पॉइंट तक लाइन को ड्रॉ नहीं करते हैं तो उस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए उस के एंड पर डबल एरो हेड बना देते हैं। सर्कल को ड्रॉ कैसे करते हैं सर, राइट ना, सर्कल की डायमेंशनिंग, तो मैंने आपको बताया था सर्कल की डायमेंशनिंग जनरली एरो हेड से की जाती है। जब बहुत ही ज़्यादा छोटा आपका सर्कल हो तो उस केस में हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपका लीडर लाइन है, ठीक है, 45, 30 या 60 पर बनाते हैं। जब बड़ा ड्राइंग होगा या बड़ा सर्कल होगा तो उसके लिए हम एरो हेड को अंदर की साइड बनाएंगे और इसको इस टाइप से बना देंगे। ठीक है, और हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्सटेंशन लाइन बनाकर, या फिर जब डायमेंशनिंग हमारी इतनी हो कि जो हमारा सर्कल है उसके अंदर लिखी जा सकती है आसानी से, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो डायमेंशनिंग सिस्टम है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो डायमेंशन लाइन के पैरेलल है। दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि सर ये एलिगेंट सिस्टम है। और अगर यहाँ पर ये कट करके लिखा होता, सपोज करो यहाँ पे कट करके लिखा होता 540, तो इस केस में ये यूनिडायरेक्शनल होता। ठीक है, यहाँ फिर हम यहाँ पे 560, तो आपको क्वेश्चन आता भी है, ध्यान दीजिएगा कि किसी भी सर्कल के डायमीटर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम कहेंगे कि डायमीटर को रिप्रेजेंट 5 से किया जाता है। ठीक है, तो ये 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, इसके डाया को, इधर सर ये आपस में ये स्मॉल डाया फिर इसका बड़ा डाया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। जब भी किसी कोड या सर आर्क को रिप्रेजेंट करना हो तो ध्यान दीजिएगा, कोड को रिप्रेजेंट हम सीधी सीधी लाइन से कर देते हैं। हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन लाइन बनाएंगे और कोड की जितनी लेंथ है उसको लिख देंगे। लेकिन जब आर्क की बात आएगी तो आर्क अगर इतना ही है तो आर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर में हम इस तरीके से एक बार लगा देते हैं, वैसे ही क्या किया जाता है, कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर एक कोड लगा दिया जाता है। ठीक है, आर्क लगा दिया जाता है। इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब भी हम किसी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिएगा, एंगल अगर 30 डिग्री से बड़ा है तो जनरली हम क्या करते हैं कि एंगल लाइंस के बीच में ही एंगल की वैल्यू को लिखा जाता है 30 डिग्री से बड़े एंगल के लिए। जब 30 डिग्री से छोटा होता है तो हम क्या करते हैं, इस टाइप से एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये डिग्री आपका रिप्रेजेंट कर 65 डिग्री 32 मिनट्स और 2 सेकेंड्स। इस बात को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और सर 1 मिनट्स में 60 सेकेंड्स होते हैं, राइट ना। अच्छा, ये 65 डिग्री 32 मिनट्स और 2 सेकेंड्स है। ठीक है, यहाँ पर ये 30 डिग्री से बड़ा है, इसीलिए हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब ये छोटा होता तो हम इस केस में इसको क्या करते, इस टाइप से रिप्रेजेंट करते, एंगल को इस तरफ रिप्रेजेंट कर देते हैं और एरो हेड्स को अंदर की साइड में बना देते हैं। ठीक है, तो 15 डिग्री 27 मिनट्स एंड 22 सेकेंड्स।
जब भी हमारे पास कोई स्फीयर हो, गोला हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एस का यूज़ करते हैं। तो गोले के डायमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए एस फाई का यूज़ किया जाता है और गोले की रेडियस को रिप्रेजेंट करने के लिए एस आर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर एस आर लिखा है, दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है स्फेरिकल है और इसकी रेडियस कितनी है, 15 है, ठीक है। और ये वाला पार्ट एस क्यू एस फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट्स वाई ये यहाँ पर एक स्फेरिकल शेप है, ठीक है, और इसका डायमीटर 20 है। हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एस फाई 40, राइट ना, डायमीटर के हिसाब से जो भी डायमीटर में दिया हो। अब आप यहाँ पे भी ध्यान देंगे, ये एंड्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, रॉड्स के एंड्स जो होते हैं, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जब हमारे पास स्फेरिकल एंड होगा, इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि जब हमारे पास स्फेरिकल एंड है तो उसको हम फाई से डिनोट कर देंगे, वो स्फेरिकल एंड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये साफ्ट है, साफ्ट को मैं अगर इसका ड्राइंग में यूज़ करेंगे तो ड्राइंग कुछ इस तरीके से बनेगी सर, राइट। सो जो ड्राइंग में हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये इसका सर शेप कैसा है एंड का, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे फाई लगा है तो हम ऑलरेडी एडजस्ट कर लेंगे कि इसके इस तरफ से देखने पर हमें कैसा दिखेगा, स्फेरिकल दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ पर स्क्वायर बना हुआ है इस टाइप से, ठीक है, तो स्क्वायर 20, इसका मतलब क्या है कि इसका जो एंड है वो 20/20 का स्क्वायर है, राइट ना। इसका जो एंड है वो 20/20 का है। तो स्क्वायर एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो हमने स्क्वायर 20 लिख दिया, ये डायमेंशनिंग करने का तरीका है, और ये इसके सिंबल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जो एंड स्क्वायर टाइप का होता है उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी शाफ्ट में वियरिंग लगाते हैं तो वियरिंग के एंड्स पर जो वियरिंग लगी हुई है उसको भी हम लोग स्क्वायर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ कंफ्यूज मत होना। बियरिंग के एंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर का यूज़ करते हैं। तो ये बियरिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि एंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर एंड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ लिखा है हेक्स, राइट ना, यहाँ पर हेक्सागोनल शेप भी बना हो सकता है, हेक्स भी लिखा हो सकता है। यहाँ पर ये शेप बना हुआ है बेटा, अगर यहाँ पर एस क्यू भी लिखा हो ना, स्क्वायर एंड, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, जनरली स्फीयर एस क्यू है और स्फीयर के लिए एस फाई बनाते हैं। दोनों चीज़ों को आप ध्यान से क्लियर कीजिएगा। अगर एस क्यू लिखा हो और 20 लिखा हो तो इसका मतलब ये जो एंड है वो एक स्क्वायर एंड है और जिसकी एज 20 mm है। लेकिन एस फाई लिखा हो तो हम कहेंगे कि ये जो है इस एस फाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्फेरिकल शेप के डायमीटर को, या जो शेप है वो स्फेरिकल है, ठीक है। यहाँ पर हेक्सागोनल है, हेक्स लिखा होता है। हेक्सागोनल के लिए आप ध्यान देंगे कि जो एंड होगा उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। जो एंड होगा, राइट ना, ऐसे हम उसको डिवाइड करके इस तरीके से और इस तरीके से बना देंगे। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेक्सागोनल शेप को। और आप ध्यान दो, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये वाला एंड हमें स्क्वायर दिखेगा, ये वाला एंड हमें स्क्वायर दिखेगा, दैट्स वाई हम इसको कैसे बताते हैं, इस तरीके से, ठीक है, चलेगा। चैम्फर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेंडिंग ऑफ एजेस, राइट ना, चैम्फरिंग होती है, राइट। तो चैम्फरिंग में भी हम यहाँ पे देखिएगा 45 डिग्री पर हमने चैम्फरिंग की हुई है। कोई शाफ्ट है 30 डिग्री की, वो 30 mm डाया की एक शाफ्ट है, ठीक है। और इस शाफ्ट में जो चैम्फरिंग हो रखी है उस चैम्फरिंग को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ध्यान दो, ये चैम्फरिंग का पार्ट का जो लेंथ है वो 2 mm है, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जस्ट लीडर लाइन की तरह। 2 × 45 कितना डिग्री एंगल है, 45 डिग्री एंगल है। कितना डिग्री एंगल है, 45 डिग्री एंगल है। 2 × 45, तो चैम्फरिंग है 2 mm तक और कितना डिग्री एंगल पर, 45 डिग्री एंगल पर, ठीक है। या हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चैम्फरिंग है 2 mm तक और कितने एंगल पर, 45 एंगल पे, ठीक है। एक और तरीका, अगर चैम्फरिंग 2 ही होती है, जनरली इंजीनियरिंग में 2 ही टाइप की चैम्फरिंग की जाती है, या तो 30 डिग्री पर चैम्फरिंग की जाती है या 45 डिग्री पर चैम्फरिंग की जाती है। ध्यान दीजिएगा, जो आपका नट एंड बोल्ट होते हैं, राइट ना, उनके हेड्स पर जो चैम्फरिंग की जाती है वो 30 डिग्री पर की जाती है, ठीक है। इधर देखें, ये 30 डिग्री की चैम्फरिंग है। 30 डिग्री की चैम्फरिंग को देखिएगा, 30 डिग्री एंगल है, दैट्स वाई हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 30 डिग्री एंगल पे है, 30 डिग्री, और कितनी चैम्फरिंग है, 4 mm तक है, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे देखिएगा 30 डिग्री पर चैम्फरिंग कर दिया और दोनों एंगल्स को रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये अपने आप आ जाएगा यहाँ पे,
वो यहाँ पर दोनों डाया को रिप्रेजेंट कर दिया और एंगल को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। जनरली केसेस में 45 डिग्री वाला चैम्फरिंग हम लोग करते हैं, उसे आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और नहीं तो हम क्या करते हैं कि 30 डिग्री पर चैम्फरिंग करते हैं, उसे एंगल दिखाकर रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको देखेंगे ध्यान से। अगर यहाँ पे बात की जाए कीवे की, राइट ना, तो कीवे जो है, कीवे देखिएगा दो टाइप का होता है। एक तो शाफ्ट में कीवे होता है सर, और एक सर आपका कहाँ पर होगा, हम कह सकते हैं हॉल में कीवे होगा, राइट ना, हॉल, राइट। या हम ये कह सकते हैं कि सर जो हमारा पुली होता है उसका हब जो होता है, राइट ना, उसमें कीवे बना होता है। तो एक तो हॉल या हब में, राइट ना, या फिर हम कह सकते हैं साफ्ट में। तो साफ्ट का जो कीवे है, तो देखिएगा इसकी जो कीवे है भाई, कीवे जनरली छोटा होता है, इसीलिए हम इसे बाहर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरोहेड्स को, ठीक है। कितना का कीवे है, तो हम कहेंगे सर 12 mm का कीवे है विड्थ में। विड्थ कितनी है, 12 mm है। और डी डेप्थ कितनी है, 10 mm है। तो डेप्थ कितनी है, ये 10 mm है, और ये कितना है सर, 12 mm है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। यहाँ पर जो शाफ्ट है, राइट ना, उस शाफ्ट का सर लिमिट्स के बारे में बता रखा है हमें, ठीक है। 35 mm से लेकर ये टॉलरेंस को भी रिप्रेजेंट करेगा, 0 से माइनस का 0.1 तक है। ये अदर थिंग है, नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस एंड सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल के बारे में बनाने जा रहा हूँ, राइट ना, बिल्कुल क्लियर करेंगे अपन लोग, ठीक है। सो इस बात को आप ध्यान दें। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पर 40 mm क्या है सर, डाया है। और ये H9 सर, H9 शाफ्ट है। स्मॉल जब होता है, जब भी यहाँ पे स्मॉल लेटर होता है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, शाफ्ट को, और कैपिटल लेटर होगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर हॉल को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे ये शाफ्ट है और 9, तो ये आपके टॉलरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, चलेगा। तो यहाँ देखो सर, यहाँ पर 12 mm का सर विड्थ है और 10 mm का डेप्थ है, ठीक है। ये आपका कीवे का रिप्रेजेंटेशन है। तो जब भी हम किसी कीवे को रिप्रेजेंट करेंगे तो कीवे को उसका विड्थ और डेप्थ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, चलेगा। बात करते हैं टेपर की। जब भी हमें कोई टेपर दिया हो, जब भी हमें कोई टेपर दिया है, राइट ना, सो देखिएगा यहाँ पे ये टेपर दिया हुआ है। टेपर में आप ध्यान दें कि ये टेपर इस टाइप से दिया हुआ है। कितना टेपर दिया है सर, टेपर है 1/20। मतलब जब 20 mm हम आगे चलते हैं तब 1 mm क्या होता है सर, इसका डेप्थ, मतलब ये झुक जाता है। कुल मिला के 1/20 ये आपका क्या है सर, टेपर है, ठीक है। तो इस टेपर को एंगल में रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। देखिएगा कितना है, 1 डिग्री, 1 डिग्री 25 मिनट्स एंड 50 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, ये इनिशियली आपको क्या दिया हुआ है सर, डायमीटर दिया हुआ है, इनिशियल डायमीटर दिया है। तो ये भी आपको क्या होगा, फाइनल डायमीटर। यहाँ पे फाई नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कुछ और भी तो नहीं लिखा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये शाफ्ट कैसा है सर, स्फेरिकल, ये सिलेंड्रिकल शेप है इसकी, ठीक है, जिसका डाया हमें इतना और इतना दे रखा है, ठीक है। ये इसका टेपर रिप्रेजेंट है, ये इसकी लेंथ है टोटल। अब यहाँ ध्यान देंगे, देखो एक और चीज़, यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्पेशली SQ60। तो ये जो एंड है वो कैसा है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर है तो इसमें कैसा दिखाएंगे सर, क्रॉस में दिखाएंगे। और टेपर कितना, 1/10 है। एंड SQ दे दिया, अगर यहाँ पे SQ ना भी लिखता तब भी चलता, ठीक है, 50। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास काउंटर बोर एंड काउंटर संक, ठीक है। देखिएगा CSK एंड CBR बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आता भी है। इससे आप क्वेश्चन भी आ सकता है आपके लिए, बहुत आसान है। आप ध्यान देंगे सर, हम जो संक बनाते हैं वो संक कुछ एंगल पे बनेगा, तो जो ये एंगल होगा, राइट ना, वो CSK एंगल होगा। तो देखिएगा 10 फाई CSK एट 90 डिग्री। तो भाई देखिएगा, जिसमें 2 फाई हैं, एक तो 10 फाई है और एक 20 फाई है। तो बेटा 20 फाई बड़ा वाला होना चाहिए और 10 फाई छोटा वाला होना चाहिए, ध्यान दें। तो ये छोटा वाला जो हॉल है वो 10 फाई का है, बड़ा वाला हॉल कितने का है, 25 का है। तो CSK एंगल कितना है, तो CSK काउंटर संक एट 90 डिग्री। तो इन दोनों एजेस के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री है। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि एक साइड में 45 है और एक साइड में भी 45 है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो काउंटर संक है वो काउंटर संक हमारा कितने पर बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि सर काउंटर संक की जो फिलिप हैं उनके बीच में 90 डिग्री का कोण है, और जो हॉल हमने ड्रिल किया है, राइट ना, वो कितना है, वो 10 mm का है, 5 10 mm,
डाया का, और जो सबसे बड़ा वाला अपर साइड का है वो कितने का है, 20 का है। अब काउंटर बोर की बात करते हैं। देखिएगा, एक होता है ड्रिल हॉल, तो ड्रिल हॉल जो है शुरुआत में दिया जाता है, ठीक है। ड्रिल हॉल जो है जनरली शुरुआत में दिया जाता है काउंटर संक और काउंटर बोर के, ठीक है। तो 58 CBR काउंटर बोर, ठीक है, कितने पर काउंटर बोर किया है, 16 mm पर, राइट ना। और डीप यहाँ पे दिया होगा, डीप 20 mm या जो भी है, 10 mm डीप। तो ये सपोज करो 10 mm डीप दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया है, 10 mm डीप दिया है। तो ये यहाँ पे 10 mm डीप हो गया, ठीक है। इसका जो बड़े वाले का डाया वो 16 हो गया, और अंदर वाले का डाया कितना हो गया बेटा आपका, 8 mm हो गया, ठीक है। इस टाइप से हमें रिप्रेजेंट करने के लिए दिया जाता है। ये बात करते हैं इसकी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। सर किसी भी थ्रेड को रिप्रेजेंट करने का तरीका, किसी भी थ्रेड को रिप्रेजेंट करने का तरीका, आप ध्यान दीजिएगा, सबसे लास्ट से स्टार्ट करते हैं। RH राइट हैंड साइड, अगर घुमाने पर राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो राइट हैंड साइड से घुमाने पर अगर खुलता है, ठीक है, ये तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर खुलने और कसने के लिए, राइट ना, हमें इसको ओपन करने के लिए या क्लोज करने की कंडीशन का ये रिप्रेजेंट करता है कि राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड दिया हुआ है, फिर डीप कितना है, 16 mm डीप है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना डीप है सर, 16 mm है, ठीक है। 8 mm ड्रिल है, तो जो बेसिक हॉल है वो कितने का है, 8 mm का, राइट ना। 8 mm 5 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कितना डीप है सर, 20 mm डीप है। कितना डीप है यहाँ से यहाँ तक, 20 mm डीप है। 5 कितना है सर, यहाँ पे 8 है, ठीक है। और यहाँ पे थ्रेड का साइज दिया है M 10 × 20। M रिप्रेजेंट कर रहा है मैट्रिक थ्रेड को, मैट्रिक थ्रेड को, और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है पिच को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पिच को, ठीक है। तो इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो इंटरनल थ्रेड है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये पूरा का पूरा, राइट हैंड साइड थ्रेड है या लेफ्ट हैंड साइड थ्रेड हो सकता है, ठीक है। कितना डीप है, ठीक। और देखिएगा 2 डीप हैं इसमें, एक तो थ्रेड का डीप है, तो थ्रेड कितना डीप है इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मैट्रिक थ्रेड 60 mm डीप, मैट्रिक थ्रेड यहाँ से यहाँ तक 60 mm डीप है, ठीक है। और जो ड्रिल हॉल है वो कितना डीप है, ड्रिल हॉल आपका सर 20 mm डीप है। ड्रिल हॉल कितने का है, तो हम बोल सकते हैं 5/8 का। सर मैट्रिक थ्रेड का हॉल कितने का होगा, तो मैट्रिक थ्रेड का जो डाया है वो 10/5 है, ठीक है, राइट हैंड साइड है। पॉइंट क्लियर है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे से इसको क्लियर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस, और सर इसमें जो ड्राइंग्स में मटेरियल है, मटेरियल का रिप्रेजेंटेशन है इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर, बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर, मशीन ड्राइंग के अंदर या इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन आते हैं उनको पढ़ना सीखेंगे, ठीक है, उनको क्लियर करना सीखेंगे, ठीक है।